रात जब गहरी हो चली और कासिम घर नहीं लौटा, वो घबराई हुई दौड़ी दौड़ी अली बाबा के घर पहुंची। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोनों भाइयों के बीच गुफा को लेकर क्या बात हुई थी। उसकी कांपती हुई आवाज में एक अनजाना डर साफ छलक रहा था। उसने अली बाबा से कहा, देवर जी, तुम्हारे भाई साहब दिन के वक्त 10 खच्चर लेकर न जाने कहां चले गए हैं। मुझसे तो कह गए थे कि बस 2-3 घंटों में लौट आऊंगा। मैंने दुकान पर भी पूछवाया, नौकरों ने कहा कि मालिक आज आए ही नहीं। अब देखिए, आधी रात होने को आई और वो अभी तक नहीं लौटे। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही अली बाबा का माथा ठनका। वो फौरन समझ गया कि जंगल में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। उसने अपनी भाभी को किसी तरह दिलासा दिया कि भैया शायद किसी जरूरी काम से कहीं रुक गए होंगे, सुबह तक जरूर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही पौ फटी, वो अपने तीनों गधों को लेकर खुद उसी गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उसे जमीन पर खून के कुछ गहरे धब्बे दिखाई दिए। खच्चरों का वहां कोई नामो निशान नहीं था। उसका दिल बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और एक कांपती हुई भारी आवाज में कहा, खुल जा सिमसुम। चट्टान का दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। दरवाजे के ठीक पास उसके भाई कासिम की लाश 4 टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। अली बाबा समझ गया डाकू लौट आए थे और उन्होंने उसके लालची भाई को मार डाला था। उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। एक चादर में भाई के शरीर के टुकड़ों को लपेटा, 2 और बोरियों में जितनी अशरफियां भर सका भरी और एक भारी बोझिल मन से घर की ओर लौट आया। अली बाबा सीधा अपने घर न जाकर कासिम के घर पहुंचा। दरवाजा एक दासी ने खोला जिसका नाम मर्जीना था। वो कहने को तो सिर्फ एक दासी थी, लेकिन उसकी समझदारी और होशियारी बड़े बड़ों को मात दे सकती थी। अली बाबा ने उसे एक कोने में ले जाकर सारी कहानी कह सुनाई। अली बाबा ने बेबसी से कहा, मर्जीना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसकी मौत की खबर कैसे दी जाए और इस टुकड़े टुकड़े शरीर को दफनाया कैसे जाए। अली बाबा की आंखों में डर और बेबसी थी, लेकिन मर्जीना की आंखों में एक अद्भुत शांति और दृढ़ता। उसने एक पल सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप मालकिन को संभालें, बाकी काम मैं ठीक कर लूंगी। उस एक पल में इस कहानी की बागडोर मर्जीना के हाथों में आ चुकी थी। तो मर्जीना ने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी के भी गुमान में नहीं आ सकती थी। एक ऐसी योजना जिससे कासिम की मौत का असली कारण हमेशा के लिए एक राज बना रहता और अली बाबा का पूरा परिवार महफूज रहता। योजना के पहले कदम के तौर पे वो सीधे कत्तार यानी दवा बेचने वाले की दुकान पर गई। उसने अत्तार से वो दवा मांगी जो मरते हुए मरीज को दी जाती है और बताया कि उसके मालिक की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उसने ये कहानी गढ़नी शुरू कर दी थी कि कासिम एक बहुत गंभीर और लंबी बीमारी से जूझ रहा है। इसके बाद वो शहर के दूसरे छोर पर एक बूढ़े मोची की दुकान पर पहुंची। उसका नाम मुस्तफा था। दुकान में लगभग अंधेरा था, फिर भी वो अपनी धुन में मगन काम किए जा रहा था। मर्जीना ने उसके हुनर की तारीफ की और फिर धीरे से उसकी ओर झुककर फुसफुसाई, बाबा, एक काम है, दाम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन काम बड़ा खुफिया है। मर्जीना ने उसे एक सोने की अशरफी दिखाई। अशरफी की चमक देखकर बूढ़े की आंखें फैल गईं और वो काम के लिए तैयार हो गया। तब मर्जीना ने अपनी शर्त रखी कि एक चौराहे के आगे उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। बूढ़ा पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब मर्जीना ने एक और अशरफी देने का वादा किया तो उसका लालच उसकी शंका पर हावी हो गया और वो मान गया। मर्जीना मोची को घुमावदार अनजान गलियों से होती हुई अपने घर ले आई। बूढ़ा मोची भी कम चालाक नहीं था। वो खामोशी से अपने कदम गिनता रहा और हर मोड़ को अपने दिमाग में नक्श करता गया। घर के अंदर एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर मर्जीना ने उसे कासिम की लाश दिखाई और कहा, इन टुकड़ों को सीकर एक पूरा जिस्म बनाना है। मुस्तफा ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसके कांपते हाथों ने अपना काम शुरू किया और घंटे 2 घंटे में लाश के टुकड़ों को सीकर उसने एक पूरा शरीर बना दिया। मर्जीना ने उसे वादे के मुताबिक 2 की जगह 3 अशरफियां दी और इस राज को हमेशा राज रखने का वचन लिया। अगली सुबह मर्जीना फिर से रोती बिलखती हुई उसी अत्तार के पास गई और इस बार और ज्यादा असरदार दवा मांगी। कुछ ही देर बाद कासिम के घर से चीखने, चिल्लाने और रोने पीटने की आवाजें आने लगीं।
अली बाबा ने बाहर आकर पड़ोसियों को बताया कि कासिम को कल सुबह ही एक जानलेवा बीमारी ने आ घेरा था और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। दोपहर होते होते कासिम के शरीर को पूरे रीति रिवाज के साथ पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उधर शहर में मर्जीना की योजना कामयाब हो चुकी थी, लेकिन यहां जंगल में मौजूद उस गुफा के अंदर एक नया और खतरनाक तूफान उठने वाला था। कुछ दिन बाद जब लुटेरे वापस गुफा में लौटे तो ये देखकर उनके होश उड़ गए कि लाश के टुकड़े वहां से गायब थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अशरफियों के ढेर में से भी बहुत सारा सोना कम था। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि कोई और भी है जो गुफा का राज जानता है। उनके सरदार ने गरज कर कहा, भाइयों, जो आदमी हमारा भेद जानता है वो हमारे पुरखों के जमा किए हुए इस खजाने को लूट ले जाएगा। तुम में से जो सबसे ज्यादा होशियार और दिलेर हो वो शहर जाकर उस आदमी का पता लगाए। जो ये पता लगा लेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लेकिन याद रहे, असफलता की सजा सिर्फ एक है, मौत। और इस तरह चोरों और मर्जीना के बीच चूहे बिल्ली का एक जानलेवा खेल शुरू हो गया। एक ऐसा खेल जिसमें एक भी गलती का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत थी। एक डाकू ने इस काम का बीड़ा उठाया। वो भेस बदलकर शहर में घूमते घूमते इत्तेफाक से मुस्तफा मोची की दुकान पर जा पहुंचा। डाकू ने उसके काम की झूठी तारीफ की तो बूढ़ा मोची अपनी कसम भूल गया और घमंड में आकर बोल पड़ा, अरे ये भी कोई काम है? कुछ दिन पहले तो मैंने इससे भी ज्यादा अंधेरे में एक लाश के 4 टुकड़ों को सीकर पूरा शरीर बना दिया था। डाकू समझ गया कि वो सही जगह पहुंच गया है। उसने अशरफियों का लालच देकर मोची को रात में वही घर दिखाने के लिए मना लिया। रात के अंधेरे में मोची ने आंखों पर पट्टी बांधकर डाकू को अली बाबा के घर तक पहुंचा दिया। डाकू ने चुपके से दरवाजे पर सफेद खड़िया से एक निशान बना दिया ताकि रात में अपने साथियों के साथ आकर वो सही घर पर हमला कर सके। लेकिन सुबह जब मर्जीना बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसकी पहली नजर उस निशान पर पड़ गई। वो एक पल में समझ गई कि यह किसी दुश्मन का काम है। उसने बिना वक्त गवाए हाथ में खड़िया ली और आसपास के 10-12 मकानों पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया। रात को जब डाकू अपने सरदार और साथियों के साथ आया तो वो हैरान रह गया। हर दरवाजे पर हूबहू एक जैसा निशान था। वो सही घर नहीं पहचान सका। सरदार का क्रोध चरम पर था। उसने अपने उस नाकाम जासूस को वहीं मौत के घाट उतार दिया। अब एक दूसरे और भी धूर्त जासूस ने यह काम अपने जिम्मे लिया। उसने फिर से मुस्तफा मोची की मदद ली और इस बार उसने सोचा कि वो ज्यादा चालाकी दिखाएगा। उसने घर पर लाल खड़िया से निशान लगाया, पर मर्जीना की तेज निगाहें रंगों का भेद नहीं करती थी, वो सिर्फ नियत का भेद करती थी। वो लाल निशान भी उसकी नजरों से बच नहीं सका। उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई बुरी नियत से उनके घर को चिन्हित कर रहा है। उसने सुबह सुबह मोहल्ले के सारे मकानों पर सफेद निशान के ठीक बगल में वैसा ही एक छोटा लाल निशान बना दिया। नतीजा वही हुआ। दूसरा जासूस भी नाकाम रहा और उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2 जासूस मारे जा चुके थे। चोरों का सरदार अब यह समझ चुका था कि उनका सामना किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि किसी बेहद शातिर और चतुर दिमाग से हो रहा है। उसके 2 होशियार जासूस मर्जीना की बेमिसाल चतुराई के आगे टिक नहीं पाए थे। वे दोनों अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन अब सरदार ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो ये काम खुद करेगा। उसने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेला जो कर सकता है वो उसके बाकी के 37 साथी मिलकर भी नहीं कर सकते। तो सरदार ने आखिर अली बाबा का घर कैसे पहचाना? तेल के उन बड़े बड़े कुप्पों में छुपे 37 डाकुओं का क्या हश्र हुआ? और मर्जीना के उस मशहूर छुरी नाच का वो रोमांचक अंजाम क्या था जिसने इस पूरी दास्तान को हमेशा के लिए अमर कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के आखिरी हिस्से में छुपे हैं, जिसके लिए आपको इंतजार करना होगा। स्टोरियन साथी पर हमारी बस यही कोशिश है कि कहानियों के जरिए आत्मा के उस संवाद को जीवित रखा जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को कहीं छुआ हो, अगर इसने आपको कुछ नया महसूस करने या कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए, हमारे इस कथा परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हर नई कहानी की यात्रा हम और आप साथ मिलकर तय कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो शायद कहीं ना कहीं
आप ही की कहानी हो। तब तक के लिए विदा।